हेलो एवरीवन। हाँ जी, हमारी यूनिट कंटिन्यू चल रही थी थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स में लास्ट टाइम हमने किया था एंट्रोपी। एंट्रोपी एंट्रोपी होता है डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम या डिसऑर्डर इन द पार्टिकल्स। डिसऑर्डर या फिर रैंडमनेस या हम बोल सकते हैं ईएज ऑफ डिसऑर्डर। ईएज ऑफ डिसऑर्डर ऑफ द सिस्टम कि किसी सिस्टम में कितना डिसऑर्डर हो सकता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिस्टम की एंट्रोपी। अगर डिसऑर्डर ज़्यादा है सिस्टम में तो उसकी एंट्रोपी ज़्यादा होगी, और डिसऑर्डर कम है तो उसकी एंट्रोपी कम होगी। ठीक है, एंट्रोपी को हम एस से रिप्रेजेंट करते थे, और जो एंट्रोपी था वो एक स्टेट फंक्शन था। तो मैं इसको लिख सकता हूँ डेल एस, एंट्रोपी चेंज। ठीक है, एंट्रोपी चेंज इक्वल होता था क्या, वो रिवर्सिबल, कि सिस्टम ने कितनी हीट एब्जॉर्ब की है, और जितनी ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करेगा उतनी ही ज्यादा एंट्रोपी चेंज की वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। क्या वो रिवर्सिबल बाय टी, टेम्परेचर। ठीक है, कि सिस्टम का टेम्परेचर कितना रखा गया है। क्लियर। तो डेल एस इक्वल होता था क्या, वो रिवर्सिबल बाय टी। क्लियर। हाँ जी, नेक्स्ट हम करेंगे एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन। कि जब भी फेज ट्रांसफॉर्मेशन होती है, जब भी फेज ट्रांसफॉर्म होते हैं, कोई भी पार्टिकल है एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्ट होता है, तो उसमें जितना एंट्रोपी चेंज होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन प्रोसेस होता है जब कोई सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड में चेंज होता है। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं द एंट्रोपी चेंज when one mole of substance solid substance convert into liquid form at its melting temperature. क्लियर है। हाँ जी, हम बोल सकते हैं कि जब मैं एक मोल सॉलिड सब्सटेंस को कन्वर्ट करता हूं लिक्विड फॉर्म में, तो जितना एंट्रोपी चेंज होता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। ठीक है, हाँ जी, डेल एस से मैं रिप्रेजेंट करूंगा, डेल एस फ्यूजन से मैं रिप्रेजेंट करता हूं। हाँ जी, सॉलिड फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में चेंज हो रहा है, तो इसके लिए एंट्रोपी चेंज होगा एंट्रोपी ऑफ लिक्विड माइनस एंट्रोपी ऑफ सॉलिड। तो मैं लिख सकता हूं डेल एस फ्यूजन इक्वल होगा एंट्रोपी ऑफ लिक्विड माइनस एंट्रोपी ऑफ सॉलिड। क्लियर। और डेल एस को मैं लिख सकता हूं डेल एस फ्यूजन इक्वल टू हीट एब्जॉर्ब्ड बाय द सिस्टम होता है, या फिर मैं लिख सकता हूं एंथैल्पी चेंज डेल एच। एंथैल्पी की फॉर्म में हम लिख सकते हैं डेल एच फ्यूजन बाय टेम्परेचर या मेल्टिंग टेम्परेचर।
डेल एस इक्वल टू डेल एच फ्यूजन बाय टेम्परेचर। ठीक है, हीट की फॉर्म में हम नहीं लिख रहे हैं, एंथैल्पी चेंज की फॉर्म में हम लिख रहे हैं। ठीक है, एक ही बात है। एंथैल्पी चेंज क्या होता है? हीट एब्जॉर्ब या फिर इवॉल्व, ठीक है, ड्यूरिंग एनी प्रोसेस। अगर फ्यूजन प्रोसेस है तो कितनी हीट एब्जॉर्ब की गई या कितनी हीट इवॉल्व की गई है, उसको मैं डेल एच लिख सकता हूँ। क्लियर? और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो लिक्विड की एंट्रोपी होती है वो ज्यादा होती है सॉलिड से, तो डेल एस क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ज्यादा वैल्यू में से कम वैल्यू घटेगी। ठीक है, तो डेल एस क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूँ डेल एस फ्यूजन इक्वल टू होगा डेल एच फ्यूजन बाय मेल्टिंग टेम्परेचर, और साइन क्या आएगा? पॉजिटिव। ठीक है, हाँ जी। नेक्स्ट इसी तरह से एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, sorry, entropy of vaporization, entropy of vaporization, the entropy change when one mole of liquid substance converts into वेपर फॉर्म। ठीक है, एक मोल लिक्विड सब्सटेंस कन्वर्ट होता है वेपर फॉर्म में एट इट्स बॉइलिंग टेम्परेचर, क्योंकि लिक्विड स्टेट हमें गिवन है तो उसके लिए हम क्या लेंगे? बॉइलिंग टेम्परेचर। ठीक है, हाँ जी। लिक्विड से वेपर में चेंज हो रहा है, लिक्विड से वेपर में चेंज हो रहा है, तो इसके लिए एंट्रोपी चेंज हम लिख सकते हैं डेल एस वेपराइजेशन, डेल एस वेपराइजेशन। हाँ जी, एंट्रोपी ऑफ वेपर माइनस एंट्रोपी ऑफ लिक्विड। और मुझे पता है एंट्रोपी वेपर की ज्यादा होती है, ये गैसियस जो एंट्रोपी होती है वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू लिक्विड, तो डेल एस की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। क्लियर? डेल एस की वैल्यू आएगी पॉजिटिव। या फिर मैं लिख सकता हूं एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू प्लस चेंज इन एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन बाय बॉइलिंग टेम्परेचर, डेल एस इज इक्वल टू डेल एच बाय टी। क्लियर? हाँ जी, इस तरह से हम एंट्रोपी निकाल सकते हैं, एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। नेक्स्ट हम कर सकते हैं एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन प्रोसेस होता है डायरेक्ट सॉलिड टू गैसियस स्टेट में चेंज होना। ठीक है, द एंट्रोपी चेंज when one mole of solid substance converts into gaseous state या वेपर स्टेट, गैसियस स्टेट एट एनी टेम्परेचर। ठीक है, किसी भी टेम्परेचर पर, किसी टेम्परेचर पर जब एक मोल सॉलिड सब्सटेंस कन्वर्ट होता है गैसियस फॉर्म में, ठीक है, तो जो एंट्रोपी चेंज होता है उसको हम बोलते हैं एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, डेल एस सब्लिमेशन। हाँ जी, सॉलिड चेंज हो रहा है वेपर में, तो मुझे पता है वेपर की एंट्रोपी ज्यादा होती है एज कंपेयर टू सॉलिड, तो इसको मैं लिख सकता हूं एंट्रोपी ऑफ वेपर माइनस एंट्रोपी ऑफ सॉलिड। ठीक है,
वेपर की एंट्रोपी ज्यादा होती है सॉलिड से, ज्यादा में से कम अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो रिजल्ट आता है पॉजिटिव, तो एंट्रोपी चेंज आता है पॉजिटिव। ठीक है, तो मैं लिख सकता हूं इसको डेल एस सब्लिमेशन इज इक्वल टू प्लस डेल एच सब्लिमेशन चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग सब्लिमेशन बाय टी टेम्परेचर। क्लियर है? एंथैल्पी की टर्म में मैं इसको शो कर सकता हूं। हाँ जी, अगर मैं करता हूं एंट्रोपी ऑफ कंडेंसेशन, एंट्रोपी ऑफ कंडेंसेशन अगर मैं करता हूं, हाँ जी, कंडेंसेशन प्रोसेस होता है हमारे पास, कंडेंसेशन प्रोसेस हमारे पास होता है वेपर का चेंज होना लिक्विड में। ठीक है, वेपर का चेंज होना लिक्विड में, तो उसके लिए जो एंट्रोपी चेंज होगा, एंट्रोपी ऑफ लिक्विड माइनस एंट्रोपी ऑफ वेपर होगा। और मुझे पता है लिक्विड की एंट्रोपी कम होती है वेपर से, तो जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। क्लियर है? तो इसके लिए जो एंट्रोपी चेंज है वो नेगेटिव आएगा, और इसके लिए जो एंट्रोपी चेंज है उसको मैं लिख सकता हूं माइनस डेल एच कंडेंसेशन बाय टी। क्लियर है? उसके लिए मैं नेगेटिव साइन यूज करता हूं। क्लियर है? हाँ जी, अगर मेरे पास डेल एस नेगेटिव है तो मैं नेगेटिव लूंगा, और अगर डेल एस पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। क्लियर है? हाँ जी, एक न्यूमेरिकल देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन्वॉल्व्ड इन कन्वर्जन ऑफ, कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज इन्वॉल्व्ड इन द कन्वर्जन ऑफ 1 mole of solid ice at 1 mole of solid ice at 273 Kelvin, 273 Kelvin to water, to liquid water, to liquid water at the same temperature, at the same temperature। हाँ जी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन उसने दिया है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन हमें गिवन है 6025 जूल पर मोल, 025 जूल पर मोल। हाँ जी, ये स्टेटमेंट हमें गिवन है। हमें एंट्रोपी चेंज बताना है, एंट्रोपी चेंज बताना है डेल एस हमें बताना है। इन्वॉल्व इन द कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड आइस टू लिक्विड, सॉलिड चेंज हो रहा है लिक्विड में, मतलब फ्यूजन प्रोसेस है हमारे पास। और मुझे पता है डेल एस एंट्रोपी चेंज इसके लिए क्या होगा? एंट्रोपी ऑफ लिक्विड माइनस एंट्रोपी ऑफ सॉलिड, और लिक्विड की एंट्रोपी ज्यादा होती है सॉलिड से, तो इसीलिए जो डेल एस आएगा वो आएगा पॉजिटिव। ठीक है, डेल एस हमारे पास होगा पॉजिटिव। टेम्परेचर दे दिया है 273 केल्विन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मींस डेल एच हमें दिया है, डेल एच फ्यूजन दिया है 6025 जूल पर मोल, जूल पर मोल। हाँ जी, तो हम निकाल सकते हैं डेल एस एंट्रोपी इज इक्वल टू पॉजिटिव एंट्रोपी डेल एच फ्यूजन बाय टी टेम्परेचर। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं डेल एस इज इक्वल टू 6025 जूल पर मोल बाय 273 केल्विन। ठीक है, 273 केल्विन।
तो आंसर आ गया हमारे पास 22.1 जूल पर केल्विन पर मोल। एंट्रोपी चेंज आ गया हमारे पास 22.1 जूल पर केल्विन पर मोल। क्लियर है? हाँ जी, नेक्स्ट हम करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, स्टेटमेंट ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था वो था एनर्जी बेस्ड। इंटरनल एनर्जी के बारे में बताया था, सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के बारे में हमें बताया था। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स, हाँ जी, जो फर्स्ट लॉ की एक बार बात करते हैं वो इंटरनल एनर्जी बेस्ड था। इंटरनल एनर्जी के बारे में बताया था सिस्टम की कि जो इंटरनल एनर्जी चेंज होता है सिस्टम का डेल यू, वो इक्वल होता है सम ऑफ द हीट एब्सॉर्ब्ड बाय द सिस्टम क्यू प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, डेल वैल्यू इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, हाँ जी, लेकिन जो सेकंड लॉ है थर्मोडायनेमिक्स का वो बात करता है स्पॉन्टेनिटी की, रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी की एंड एंट्रोपी की। स्पॉन्टेनिटी बेस्ड होगा और एंट्रोपी बेस्ड होगा। ठीक है, स्पॉन्टेनिटी बेस्ड होगा और एंट्रोपी बेस्ड होगा। ठीक है, हाँ जी, तो फर्स्ट डेफिनेशन हम बोल सकते हैं कि ऑल स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर थर्मोडायनेमिकली इरिवर्सिबल। All spontaneous process are thermodynamically irreversible। कि जितने भी थर्मोडायनेमिकली प्रोसेस होंगे या स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होंगे वो सारे के सारे इरिवर्सिबल होंगे। जैसे हमने पढ़ा है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है चाय का कप ठंडा होना। ठीक है, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस है क्योंकि वो अपने आप दोबारा गर्म नहीं हो सकता। ठीक है, वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। ठीक है, जैसे मिक्सिंग ऑफ टू गैसेस, अगर दो नॉन रिएक्टिंग गैसेस मिलती है तो वो अपने आप सेपरेट नहीं हो सकती। ठीक है, वो भी प्रोसेस क्या होगा, इरिवर्सिबल होगा। ठीक है, सेकेंडली हम बोल सकते हैं all spontaneous processes are accompanied by the increase of entropy, कि जितने स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं, जितने भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होते हैं वो एग्जिबिट होंगे, वो चलेंगे और उनकी एंट्रोपी क्या होगी, ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की जो एंट्रोपी होगी वो ज्यादा हो जाएगी। जैसे सॉलिड चेंज हो रहा है लिक्विड में, ये प्रोसेस एक स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, लेकिन उनकी जो एंट्रोपी है वो भी क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है, क्योंकि सॉलिड की एंट्रोपी कम होती है और लिक्विड की एंट्रोपी ज्यादा होती है। ठीक है, थर्ड डेफिनेशन में बोल सकता हूं द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स इज कॉन्टिन्यूअसली इंक्रीजेस। द एंट्रोपी ऑफ द यूनिवर्स is continuously increases कि यूनिवर्स में जो भी प्रोसेस हो रहे हैं उनकी एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर है? तो ये था आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर